हाय एवरीवन। हिंदी अभियान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हायर एजुकेशन की जो आगामी वैकेंसी आने वाली है असिस्टेंट प्रोफेसर की, उनमें कुछ कहानियां लगी हुई हैं। उन्हीं कहानियों को हम क्रम से देख रहे हैं, उन्हीं की तैयारी कर रहे हैं। जिसमें से कफन, दुनिया का अनमोल अनमोल रतन, कानम कंगना, उसने कहा था, काशदीप, लाल पान की बेगम, चीप की दावत, बतावत, परिंदे, ये यूजीसी नेट जेआरएफ में लगी हुई है। मुझे लगता है इन्हें सबने पढ़ा भी होगा, लेकिन फिर भी हम इन्हें एक बार पढ़ेंगे। इसमें से कुछ नई कहानियां हैं जो यूजीसी नेट जेआरएफ में नहीं लगी हुई हैं, जिन्होंने अपने इंटरेस्ट के अनुसार पढ़ा होगा। उसमें मल दोपहर का भोजन, मलबे का मालिक, जहां लक्ष्मी कैद है, दिल्ली में एक मौत, शरणदाता, पत्नी, ताई, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट कहानियां हैं जो इसमें लगी हुई हैं। तो हम उन्हीं कहानियों के क्रम में एक एक कहानियों को पूरा करेंगे। आज हमने पहली कहानी ली है दोपहर का भोजन, अमरकांत की। अमरकांत की कहानी, दोपहर के भोजन का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1956 ईस्वी है। और यह प्रथम बार जो प्रकाशन इस कहानी का हुआ है कहानी पत्रिका में हुआ है। ये ध्यान देने की बात है। अमरकांत का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ है। साथ ही साथ आपको एक महत्वपूर्ण और फैक्ट याद करना है कि चार लेखक अमरकांत के अलावा और भी हैं जिनका जन्म 1925 ईस्वी में हुआ है। मोहन राकेश, श्रीलाल शुक्ल, कृष्णा सोबती, राही मासूम रजा। ये चार लेखक ऐसे हैं जो हिंदी साहित्य के बहुत बड़े लेखक हैं, और इन सभी का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ है। अगर हम प्लस अमरकांत को एक जोड़ लें तो ये कुल लोग पांच हो जाते हैं। हमें पांच लेखकों का जन्म 1925 ईस्वी में हुआ है, ये हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। आप अपनी नोट कॉपी में जो भी एक पेज का, 1.5 पेज का या 2 पेज का बनेगा, आप उसमें इसको लिख लीजिए कि 1925 डैश और पांच लेखक, ये पांच पांच लोग हैं। कौन से हैं? मोहन राकेश, अमरकांत, कृष्णा सोबती, राही मासूम राजा और श्रीलाल शुक्ल। ये बहुत बड़े लेखक हैं। इसलिए एक महत्वपूर्ण फैक्ट ये है। बाकी कहानी संबंधित और जो महत्वपूर्ण फैक्ट्स होंगे कहानी के, वो अंत में इस पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे, जिन्हें एक बार आप देख लेंगे या नोट कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। इसके बाहर क्वेश्चन से कुछ नहीं आएगा कहानियों से। चलिए कहानी शुरू करते हैं। दोपहर का भोजन। सिद्धेश्वरी ने खाना बनाने के बाद चूल्हे को बुझा दिया। दोनों घुटनों के बीच सर रखकर शायद पैर की उंगलियां या जमीन पर चलते चींटी चींटियों को देखने लगी। अचानक उसे मालूम हुआ कि बहुत देर से उसे प्यास लगी है। वह मतवाले की तरह उठी और गगरे से लोटा भर पानी लेकर गट गट चढ़ा गई। खाली पानी उसे कलेजे में लग गया और वह हाय राम कहकर जमीन पर लेट गई। इस पूरी पंक्ति में जो इस कहानी की प्रमुख पात्र है, शायद हिंदी साहित्य में सिद्धेश्वरी जैसा पात्र बहुत मुश्किल से मिलता है। ये पात्र इतना महत्वपूर्ण है हिंदी साहित्य में कि इसकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती है। ये कहानी बहुत महत्वपूर्ण है और कहानी के साथ सिद्धेश्वरी पात्र बहुत महत्वपूर्ण है। अक्सर ये पूछा जाता है, ये कहानी पूछी जाती है, सिद्धेश्वरी का पात्र का नाम आता है, तो आपको ये बिल्कुल नोट कॉपी में लिख लेना है, कभी नहीं भूलना है। अगर आप हिंदी साहित्य से आगे जाना चाहते हैं, हिंदी साहित्य में जिंदगी भर रहना चाहते हैं, तो आपको सिद्धेश्वरी पात्र तो कभी नहीं भूलना है। आधे घंटे तक वहीं उसी तरह पड़ी रहने के बाद उसके जी में जी आया। वह बैठ गई, आंखों को मल मल कर इधर उधर देखा। फिर उसकी सृष्टि उजारे में अध टूटे खटोले पर सोए अपने 6 वर्षीय लड़के प्रमोद पर जम गई। ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप अपनी नोट कॉपी में लिखेंगे कि जो बालक है वो 6 वर्षीय है और उस बालक का नाम क्या है? प्रमोद। ये शहर का सबसे छोटा बेटा है, प्रमोद। 6 वर्ष का है। क्योंकि आजकल एनटीए जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है, अदर जो स्टेट वाले जिस तरह से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, तो वो पात्र तो पूछते ही पूछते हैं। अब पात्र तो सभी को याद हो जाते हैं, तो कितने साल का था, क्या करता था, इस तरह के क्वेश्चन आने लगे। तो आपको ये 6 वर्ष के ध्यान में रखना है। अगर आपने रफ कॉपी निकाली हुई है तो नोट कर लीजिए, नहीं निकाली हुई तो बाद में नोट कर लीजिए, बाद में नोट नहीं करे दिमाग में नोट कर लीजिए, जैसे चाहे वैसे आप नोट कर लीजिए। लड़का नंग धड़ंग पड़ा था। उसके गले तथा छाती की हड्डियां साफ दिखाई देती थीं। उसके हाथ पैर बासी ककड़ियों की तरह सूखे तथा बेजान पड़े थे और उसका पेट हंडिया की तरह फूला हुआ था। उसका मुंह खुला हुआ था और उस पर अनगिनत मक्खियां उड़ रही थी। वह उठी, बच्चे के मुंह पर अपना एक फटा गंदा ब्लाउज डाल दिया। एक आध मिनट सुन खड़ी रहने के बाद बाहर दरवाजे पर जाकर किवाड़ की आड़ से गली निहारने लगी। 12 बज चुके थे। धूप अत्यंत तेज थी और कभी एक दो व्यक्ति सिर पर तौलिया या गमछा रखे हुए या मजबूती से छाता ताने हुए फुर्ती के साथ लपकते हुए सामने से गुजर जाते थे।
10-15 मिनट तक वह उसी तरह खड़ी रही, फिर उसके चेहरे पर व्यग्रता फैल गई। उसने आसमान तथा कड़ी धूप की ओर चिंता से देखा। एक दो क्षण बाद उसने सिर को किवाड़ से काफी आगे बढ़ाकर गली की छोर की तरफ निहारा। उसे बड़ा लड़का उसका बड़ा लड़का रामचंद धीरे धीरे घर की ओर सरकता नजर आया। अभी आपने देखा प्रमोद जो छोटा लड़का है, कुछ कितने वर्ष का है, 6 वर्ष का है। इनका जो सब बड़ा लड़का है सबसे रामचंद्र, ये आपको याद करें। इनके कुल 3 बच्चे हैं, जिसमें से बड़ा बच्चा रामचंद्र, सबसे छोटा बच्चा प्रमोद है, और जो बीच वाला लड़का है वो बीच में ही आएगा कहानी की तरह। उसने फुर्ती से एक लोटा पानी ओसारे की चौकी के पास नीचे रख दिया और चौके में जाकर खाने के स्थान को जल्दी जल्दी पानी से लीपने पोतने लगी। वहां पीढ़ी पर रखकर उसने सिर को दरवाजे की ओर घुमाया ही था कि रामचंद ने अंदर कदम रखा। रामचंद आकर धम्म से चौकी पर बैठ गया और फिर वही बेजान सा लेट गया। उसका मुंह लाल और चढ़ा हुआ था, उसके बाल अस्त व्यस्त थे और उसके फटे पुराने जूतों पर गर्द जमी हुई थी। सिद्धेश्वरी की पहले हिम्मत नहीं हुई कि उसके पास आए और वहीं से वो भयभीत हिरनी की भांति सिर उचका घुमाकर बेटे को व्यग्रता से निहारती रही, किंतु लगभग 10 मिनट बीतने के पश्चात भी जब रामचंद्र नहीं उठा तो वह घबरा गई। पास जाकर पुकारा, बड़कू बड़कू, लेकिन उसके कुछ उत्तर न देने पर डर गई और लड़के की नाक के पास हाथ रख दिया। सांस ठीक चल रही थी। फिर सिर पर हाथ रखकर देखा, बुखार नहीं था। हाथ के स्पर्श से रामचंद्र ने आंखें खोली। पहले उसने माँ की ओर सुस्त नजरों से देखा, फिर झट से उठ बैठा। जूते निकालने और नीचे रखे लोटे के जल से हाथ पैर धोने के बाद वह यंत्र की तरह चौकी पर आकर बैठ गया। सिद्धेश्वरी ने डरते डरते पूछा, खाना तैयार है, यहीं लगाऊं क्या? रामचंद्र ने उठे हुए प्रश्न किया, बाबूजी खा चुके हैं? सिद्धेश्वरी ने चौके की ओर भागते हुए उत्तर दिया, आते ही होंगे। रामचंद्र पीढ़े पर बैठ गया था। उसकी उम्र लगभग 21 वर्ष की थी। महत्वपूर्ण प्रश्न है, प्रमोद 6 वर्ष का है, जो सबसे बड़ा बेटा है रामचंद्र, वो 21 वर्ष का है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। लंबा दुबला पतला गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें तथा होठों पर झुर्रियां। वो एक स्थानीय दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में अपनी तबीयत से प्रूफ रीडिंग का काम सीखता था। पिछले साल ही उसने इंटर पास किया था। इसको भी आप साथ में लिख लीजिएगा, दैनिक समाचार पत्र के दफ्तर में प्रूफ रीडिंग का कार्य। क्योंकि एक बार पूछ लिया था एक जहाँ लक्ष्मी कैद है, ऐसा ही प्रश्न उसमें राजस्थान के असिस्टेंट प्रोफेसर ने, इसलिए ऐसे महत्वपूर्ण है कि और भी उनकी तरह देख के पूछने लगेंगे। सिद्धेश्वरी ने खाने की थाली सामने लाकर रख दी और पास बैठकर पंखा करने लगी। रामचंद्र ने खाने की ओर दार्शनिक की भांति देखा। कुल 2 रोटियां, भरा कटोरा पनियाई दाल और चने की तली तरकारी। पनियाई दाल मतलब कि जिसमें पानी ज्यादा है। गरीबी में यही होता है कि आप बहुत खाना उतना अच्छा नहीं खा पाते हैं। दाल कम पानी ज्यादा होता है, किसी तरह से गुजारा घर का हो जाए। रामचंद ने रोटी के प्रथम टुकड़े को निकलते हुए पूछा, मोहन कहाँ है? बड़ी कड़ी धूप हो रही है। मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था। अब ये 3 लड़के हो चुके हैं, प्रमोद, रामचंद्र और मोहन। मोहन आपको याद कर लेना, 3 बेटे थे, तीनों के नाम बहुत महत्वपूर्ण है। मोहन सिद्धेश्वरी का मंझला लड़का था, उसकी उम्र 18 वर्ष की थी, महत्वपूर्ण है, इसको आप नोट कर लेंगे, 18 वर्ष। और वह इस साल हाई स्कूल का प्राइवेट इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा था। वह ना मालूम कब से घर से गायब था और सिद्धेश्वरी को स्वयं पता नहीं था कि वह कहाँ गया है। अब ये देखना है कि जो रामचंद्र है वो इंटर पास किया है और ये हाई स्कूल का इम्तिहान देने की तैयारी कर रहा है। किंतु सच बोलने की तबीयत नहीं हुई और झूठ मूठ उसने कहा किसी लड़के के यहाँ पढ़ने गया है। आता ही होगा, दिमाग उसका बड़ा तेज है और उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। हमेशा उसी की बात करता रहता है। रामचंद ने कुछ नहीं कहा, एक टुकड़ा मुंह में रखकर भरा गिलास पानी पी गया। अब ये भरा गिलास पानी पीने का मतलब है भूख मिटाना। बहुत तेज भूख लगी हुई है और खाना भी कम है, घर में उतना खाना है भी नहीं। बड़ी मुश्किल से 2 जून की रोटी इकट्ठा होती है। तो बहुत अच्छा, एक शानदार तरीके से एक बात को बयां किया गया है कि आप जिसने फेस किया होगा वो समझ रहा होगा इन चीजों को। फिर खाने लग गया। वह काफी छोटे छोटे टुकड़े तोड़कर उन्हें धीरे धीरे चबा रहा था। इसका मतलब है कि वो स्वाद ले रहा था, कि जो भी भूख लगी है, परंतु वो जानता था कि तुरंत खाएंगे तो 1 मिनट में खाना खत्म हो जाएगा, तो उसे छोटे छोटे टुकड़ों में करके उनका स्वाद लेने की कोशिश, और कि हाँ मैं खाना खा रहा हूँ देर तक, बहुत अच्छी है।
सिद्धेश्वरी भय तथा आतंक से अपने बेटे को एकटक निहार रही थी। कुछ क्षण बीतने के बाद डरते डरते उसने पूछा, वहां कुछ हुआ क्या? रामचंद्र ने अपनी बड़ी बड़ी भावहीन आंखों से अपनी माँ को देखा, फिर नीचा सिर करके कुछ रुखाई से बोला, सब समय समय आने पर सब ठीक हो जाएगा। जाहिर सी बात है कि नौकरी है नहीं, और सबसे मुश्किल है घर का गुजारा कैसे चले। कोई कमाने वाला है नहीं, घर में खाना है नहीं। अब सबसे ज्यादा महिला की दिक्कत ये होती है, वो कुछ बाहर जाकर कर नहीं सकती है, पीढ़ियां ऐसी हैं। तो जो पुरुषों पर है कि वो कुछ कमा के लेके आएंगे, परंतु उनके अंदर भी डर है, वो पूछे कहीं झल्ला न दे। बड़ी त्रासदी कहानी है एक तरह से ये। सिद्धेश्वरी चुप रही। धूप और तेज होती जा रही थी। छोटे आंगन के ऊपर आसमान में बादल में एक दो टुकड़े पाल की नाव की तरह तैर रहे थे। बाहरी गली से गुजरते हुए एक खड़खड़िया इक्के की आवाज आ रही थी, और खटोले पर सोए बालक की सांस का खर खर शब्द सुनाई दे रहा था। खर्राटे। रामचंद्र ने अचानक चुप्पी को भंग करते हुए पूछा, प्रमोद खा चुका? सिद्धेश्वरी ने प्रमोद की ओर देखते हुए उदास स्वर में उत्तर दिया, हाँ खा चुका। रोया तो नहीं था क्या? वैसे खाया नहीं था, लेकिन एक सिद्धेश्वरी जैसा पात्र, मैंने कहा ना कि हिंदी साहित्य में बहुत दुर्लभ है, बहुत महत्वपूर्ण है। वो एक स्त्री पूरे परिवार को एक सूत्र में बांध के आशा और उम्मीद के साथ चला रही है, जिस घर में कुछ नहीं बचा है। सिद्धेश्वरी फिर झूठ बोल गई, आज तो सचमुच नहीं रोया, बल्कि रोया था वो। वह बड़ा ही होशियार हो गया, कहता था बड़का भैया के यहाँ जाऊंगा, ऐसा लड़का। पर वह आगे कुछ न बोल सकी, जैसे उसके गले में कुछ अटक गया। कल प्रमोद ने रेवड़ी खाने की जिद पकड़ ली थी, और उसके लिए 1.5 घंटे तक रोने के बाद सोया था। रामचंद्र ने कुछ आश्चर्य के साथ अपनी माँ की ओर देखा, और फिर सिर नीचा करके कुछ तेजी से खाने लगा। थाली में जब रोटी का केवल एक टुकड़ा शेष रह गया, तो सिद्धेश्वरी ने उठने का उपक्रम करते हुए प्रश्न किया, एक रोटी और लाती हूँ। वैसे घर में खाना है नहीं, सबका एकदम निश्चित है कि 2 रोटी है, किसी की 1 रोटी है, पर एक होता नहीं है कि अरे और ले लीजिए, और ले लीजिए, एक पूछने का एक क्रम होता है। तो मैं और लाती हूँ। ये जानते हुए भी घर में कुछ नहीं है, रामचंद्र भी जानता है घर में कुछ नहीं है, पर एक उम्मीद ऐसी है कि एक दिलासा ऐसा है कि सब एक दूसरे को दिलासा देके परिवार की जो पृष्ठभूमि है, परिवार की जो संरचना है, जो असल में परिवार का मायने होता है, वो इस कहानी में है। परिवार होता क्या है? रामचंद्र हाथ से मना करते हुए हड़बड़ा कर बोल पड़ा, नहीं नहीं, जरा भी नहीं, मेरा पेट पहले ही भर चुका है। मैं तो ये अभी छोड़ने वाला हूँ, बस अब नहीं। वो भी जानती है नहीं बचा है, रामचंद्र भी जानता है घर में खाना नहीं बचा है, बस एक तरीका है। सिद्धेश्वरी ने जीत की, अच्छा आदि ही सही, कहने का तरीका है ये। रामचंद्र बिगड़ उठा, अधिक खिलाकर बीमार कर डालने की तबीयत है क्या? तुम लोग जरा भी नहीं सोचती हो, बस अपनी जिद। भूख भूख रहती तो क्या ले नहीं लेता? सिद्धेश्वरी जहां की तहां बैठी रहेगी। रामचंद्र ने थाली में बचे टुकड़े से हाथ खींच लिया और लोटे की ओर देखते हुए कहा, माँ पानी लाओ। सिद्धेश्वरी लोटा लेकर पानी लेने चली गई। रामचंद्र ने कटोरे को उंगलियों से बजाया, फिर हाथ को थाली में रख दिया। एक दो क्षण बाद रोटी के टुकड़े को धीरे से हाथ से उठाकर आंखों से निहारा, और अंत में इधर उधर देखने के बाद टुकड़े को मुंह में इस सरलता से रख लिया जैसे वो भोजन का ग्रास न होकर पान का बीड़ा हो। अब पहले कह रहा है कि भूख नहीं है, लेकिन फिर वही है कि एक टुकड़ा ही बचा था, खा गया, भूख तो लगी है, लेकिन अगर वो सब खा जाएगा तो घर में खाना ही क्या बचेगा? तो एक बढ़िया है। मंझला लड़का मोहन आते ही हाथ पैर धोकर पीढ़े में बैठ गया था। वह कुछ सांवला था, उसकी आंखें छोटी थीं, उसके चेहरे पर चेचक के दाग थे। वह अपने भाई की तरह दुबला पतला था, किंतु उतना लंबा न था। वैसे दुबले पतले तो बच्चे रहेंगे ही, तीनों बेटे हैं, तीनों दुबले पतले हैं। हालत घर की खराब है, एक वक्त खाने का इंतजाम नहीं है, तो कोई मोटा तो हो नहीं सकता है भाई। मोटाई तो प्रेमचंद ने कहा है ना कि बेहयापन है। मोटा होने में तो तभी मजा है जब समाज के सभी व्यक्ति मोटे हों। वही है। वह उम्र की अपेक्षा कहीं अधिक गंभीर उदास दिखाई पड़ रहा था। सिद्धेश्वरी ने उसके सामने थाली रखते हुए प्रश्न किया, कहाँ रह गए थे बेटा? भैया पूछ रहा था। मोहन ने रोटी के एक बड़े गिलास को निगलने की कोशिश करते हुए अस्वाभाविक मोटे स्वर में जवाब दिया, कहीं तो नहीं गया था, यहीं पर था। सिद्धेश्वरी वहीं बैठकर पंखा डुलाती और इस तरह बोली जैसे स्वप्न में बड़बड़ा रही हो, बड़का तुम्हारी बड़ी तारीफ कर रहा था, कह रहा था मोहन बड़ा दिमागी होगा, उसकी तबीयत 24 घंटे पढ़ने में ही लगी रहती है। ये कहकर उसने अपने मंझले लड़के की ओर इस तरह देखा जैसे उसने कोई चोरी की हो। अब इधर से कह रही है कि लड़का तुम्हारी तारीफ कर रहा था, उधर से कह रही हैं कि वो तुम्हारी तारीफ कर रहा था। दरअसल परिवार की संरचना इस तरह के झूठ बोलने में बनी रहती है। अब ये नहीं कि आया तो जो नहीं वही बता दिया कि वो तुम्हारी चुगली कर रहा, तुम्हें उल्टा सीधा कह रहा कि लड़ाई हो जाए, जो अक्सर हो जाती है।
सिद्धेश्वरी इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। मोहन अपनी माँ की ओर देखकर फीकी हंसी हंस पड़ा और फिर खाने में जुट गया। वह परोसी गई दो रोटियों में से एक रोटी कटोरे की तीन चौथाई दाल अधिकांश तरकारी साफ कर चुका था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आया कि वह क्या करे। इन दोनों लड़कों से उसे बहुत डर लगता था। अचानक उसकी आंखें भर आईं, वह दूसरी ओर देखने लगी। थोड़ी देर बाद उसने मोहन की ओर मुंह फेरा तो लड़का लगभग खाना समाप्त कर चुका था। सिद्धेश्वरी ने चौंकते हुए पूछा, एक रोटी देती हूँ। मोहन ने रसोई की ओर रहस्यमय नेत्रों से देखा। ये वही जिक्र है कि अच्छा बची हुई होगी। आप कह तो रही हो देते हैं, पर क्या रोटी बची हुई है? तो नहीं बची है, पर क्योंकि उम्र में छोटा है, थोड़ा कम समझदार है, इसलिए इसको देखना पड़ेगा। फिर सुस्त स्वर में बोला, नहीं। सिद्धेश्वरी ने गिड़गिड़ाते हुए कहा, नहीं बेटा, मेरी कसम, थोड़ी थोड़ी ही ले लो। तुम्हारे भैया ने एक रोटी ली थी, भले ही खाए दो हैं। मोहन अपनी माँ को गौर से देखा, फिर धीरे धीरे इस तरह उत्तर दिया जैसे कोई शिक्षक अपने शिष्य को समझाता है, नहीं रे बस। अव्वल तो अब भूख नहीं, फिर रोटियां तूने ऐसी बनाई है कि खाई नहीं जाती, ना मालूम कैसी लग रही है। खैर, अगर तू चाहती ही है तो कटोरे में थोड़ी दाल दे दे, दाल बड़ी अच्छी बनी है। सिद्धेश्वरी से कुछ कहते ना बना, उसने कटोरे को दाल से भर दिया। कुछ कहते ना बना, साफ बात है घर में कुछ है नहीं। क्या ही कहेगी बेचारी, वो तो ऐसे तिल रखने के लिए कह रही है, मांग लिया तो देना पड़ेगा। मोहन कटोरे से मुंह लगाकर सुड़ सुड़ पी रहा था कि मुंशी चंद्रिका प्रसाद, ये इम्पोर्टेंट है, सिद्धेश्वरी के पति और इन तीन लड़कों के पिता मुंशी प्रसाद जूते को खस खस घसीटते हुए आए और राम का नाम लेकर चौकी पर बैठ गए। सिद्धेश्वरी ने, ये राम का नाम प्रभु नाम राम है, ये बेटे का राम नहीं है, इसको ध्यान दीजिएगा। सिद्धेश्वरी ने माथे पर साड़ी को कुछ नीचे खिसका लिया और मोहन दाल को एक सांस में पीकर तथा पानी के लोटे को हाथ में लेकर तेजी से बाहर चला गया। दो रोटियां, कटोरा भर दाल, चने की तली तरकारी। मुंशी चंद्रिका प्रसाद पीढ़े पर पालथी मारकर बैठे रोटी के एक एक क्रास को इस तरह चुबला रहे थे जैसे बूढ़ी गाय जुगाली की। शानदार बिंब है। उनकी उम्र 45 वर्ष की लगभग थी, किंतु 50-55 लगते थे। जी, इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिए, 45 वर्ष की। 45 वर्ष बहुत ज्यादा नहीं होता है, लेकिन गरीबी ऐसी होती है कि जैसे गोदान में है कि इंसान सॉरी, धनिया 35 साल में ही बहुत बूढ़ी लगने लगती है। धूमिली कविता भी है कि जिस उम्र में मेरी माँ बूढ़ी हो गई है और मेरे प्रेमी, किसी की प्रेमिका है मेरी प्रेमिका में, मेरी किसी महिला, कुछ ऐसा जिक्र है कि जो अमीर है वो हमेशा जवानी दिखते हैं, किंतु 50-55 के लगते थे। शरीर का चमड़ा झूलने लगा था, गंजी खोपड़ी आईने की भांति चमक रही थी। गंदी धोती के ऊपर अपेक्षाकृत कुछ साफ बनियान तार तार लटक रही थी। मुंशी जी ने कटोरे को हाथ में लेकर दाल को थोड़ा सुड़कते हुए पूछा, बड़का दिखाई नहीं दे रहा? सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा है कि उसके दिल में क्या हो गया है, जैसे कुछ काट रहा हो। पंखे को जरा और तेज घुमाती हुई बोली, अभी अभी खाकर काम पर गया है, कह रहा था कुछ दिनों में नौकरी लग जाएगी, हमेशा बाबूजी किए रहता है। बोला बाबूजी देवता के समान है। मुंशी जी के चेहरे पर कुछ चमक आई, शर्माते हुए पूछा, है क्या कहता था कि बाबूजी देवता के समान है? बड़ा पागल है। काम नहीं हुआ है, घर में गरीबी है, पर इंसान को अपनी एकदम तारीफ सुन के बड़ा मजा आता है, वैसे ही इनको आ रहा है। सिद्धेश्वरी पर जैसे नशा चढ़ गया था, उन्माद की रोगिणी की भांति बड़बड़ाने लगी, पागल नहीं है, बड़ा होशियार है, उस जमाने का कोई महात्मा है, मोहन तो उसकी बड़ी इज्जत करता है। आज कह रहा था कि भैया की शहर में बड़ी इज्जत होती है, पढ़ने लिखने वालों में बड़ा आदर होता है, और बड़का तो छोटे भाइयों पर जान देता है। दुनिया में वह सब कुछ सह सकता है, पर यह नहीं देख सकता कि प्रमोद को कुछ हो जाए। दिलासा, उम्मीद, परिवार को जोड़े रखने की। मुंशी जी दाल लगे हाथ को चाट रहे थे। उन्होंने सामने की ताक की ओर देखते हुए हंसकर कहा, बड़का का दिमाग तो खैर काफी तेज है, वैसे लड़कपन में नटखट भी था, हमेशा खेल कूद में लगा रहता था, लेकिन यह भी बात थी कि जो सबक मैं उसे याद करने को देता था उसे बराक रखता था। असल तो यह है कि तीनों लड़के काफी होशियार हैं, प्रमोद को कम समझती हो? यह कहकर वो अचानक जोर से हंस पड़े। हर इंसान को एक मुहावरा नहीं चलता है, अपने बच्चे और दूसरी की बीवी सब पसंद आती है। ये मुहावरा है, ये सब बकवास बात है, इसको दिल पे नहीं लेना है। मुंशी जी डेढ़ रोटी खा चुकने के बाद एक गिलास से युद्ध कर रहे थे। कठिनाई होने पर एक गिलास पानी चढ़ा गए, फिर खर खर खांसने लग गए। फिर चुप्पी छा गई।
दूर से किसी आटे की चक्की की पुक पुक आवाज सुनाई दे रही थी और पास नीम के पेड़ पर बैठा कोई पंडुक लगातार बोल रहा था। सिद्धेश्वरी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहे। वह चाहती थी कि सभी चीजें ठीक से पूछ ले, मतलब नौकरी लगी कि नहीं लगी, कि आप लोग जा आ रहे हैं, परिवार की स्थिति कैसे सुधरेगी, काम मिला कि नहीं मिला। पर देखिए स्त्री की कितनी खराब हालत है कि वो सीधे सवाल भी नहीं पूछ सकती है। बल्कि मुझे लगता है इस कहानी में सबसे ज्यादा मानसिक रूप से कोई परेशान है, जिसको पीड़ा है, वो सिद्धेश्वरी है। भाई जो काम के लिए निकल रहा है, उसके दिमाग में उतनी पीड़ा नहीं, वो तो जा रहा है, वो तो जूझ रहा है, ठीक है। पर जो घर में बैठा है वो पल पल घुट रहा है, हुआ कि नहीं हुआ। उसके अंदर आग बनी हुई है बार बार। वह चाहती थी कि सभी चीजें ठीक से पूछ ले, सभी चीजें ठीक से जान ले और दुनिया की हर चीज पर पहले की तरह धल्ले से बात करे। पर उसकी हिम्मत नहीं होती थी। उसके दिल में जाने कैसा भय समाया हुआ था। अब मुंशी जी इस तरह चुपचाप दुबके हुए खा रहे थे जैसे पिछले 2 दिनों से मौन व्रत धारण कर रखा हो, उसको कहीं जाकर आज शाम को तोड़ने वाले हों। सिद्धेश्वरी से जैसे रहा नहीं गया, बोली, मालूम होता है अब बारिश नहीं होगी। तरीका है बातचीत शुरू करने का। जो सिद्धेश्वरी जानना चाह रही, काम मिला कि नहीं मिला, आगे क्या हुआ, कब तक मिलेगा। लड़कों से तो हिम्मत नहीं। लड़के वैसे पुरुष तो एक ही तरह के होते हैं। मुंशी जी ने एक क्षण के लिए इधर उधर देखा, फिर निर्विकार स्वर में राय दी, मक्खियां बहुत हो गई हैं। सिद्धेश्वरी ने उत्सुकता प्रकट की, फूफा जी बीमार है, कोई समाचार नहीं आया। मुंशी जी चने के दानों की ओर इस दिलचस्पी से दृष्टिपात किया जैसे उनसे बातचीत करने वाले हों। फिर सूचना दी, गंगा शरण बाबू की लड़की की शादी तय हो गई है, लड़का एमए पास है। ये आप पात्र है, इसको ध्यान रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। सिद्धेश्वरी हठात चुप हो गई। मुंशी जी भी आगे कुछ नहीं बोले। उनका खाना समाप्त हो गया था। वे थाली में बचे कुचे दानों को बंदर की तरह बीन रहे थे। सिद्धेश्वरी ने पूछा, लड़का की बड़का की कसम, एक रोटी देती हूँ, अभी बहुत सी है। 2 लोग को कह चुकी हैं। प्रमोद छोटा बेटा है, रामचंद्र को कह चुकी हैं और मेजले बेटे को भी कह चुकी हैं। मुंशी जी ने पत्नी की ओर अपराधी के समान तथा रसोई की ओर कनखीस देखा, तब पश्चात किसी घुटे उस्ताद की भांति बोले, रोटी रहने दो, पेट काफी भर चुका है, अन्न और नमकीन चीजों से तबीयत ऊब भी गई है, तुमने व्यर्थ ही कसम धरा दी। खैर कसम रखने के लिए ले रहा हूँ। गुड़ होगा क्या? सिद्धेश्वरी ने बताया कि हांडिया में थोड़ा सा गुड़ है। मुंशी जी ने उत्साह के साथ कहा, तो थोड़े गुड़ का ठंडा रस बनाओ, पीऊंगा। तुम्हारी कसम भी रह जाएगी, जायका ही बदल जाएगा, साथ ही साथ हाजमा भी दुरुस्त होगा। पेट भरा नहीं है, हाजमा हाजमा कोई बात नहीं है, कहीं से तो पेट भरेंगे। हाँ, रोटी खाते खाते नाक में दम आ गया है। यह कहकर वह ठहाका मारकर हंस पड़े। मुंशी जी के निपटने के पश्चात सिद्धेश्वरी उनकी जूठी थाली लेकर चौके की जमीन पर बैठ गई, बट लोई की दाल को कटोरे में उड़ेल दिया, पर वह पूरा भरा नहीं। अब दाल खत्म हो गई। मंझला लड़का 2 कटोरा निपटा दिया है। छिपुली में थोड़ी सी चने की तरकारी बची थी, उसे पास खींच लिया। रोटियों की थाली को भी वह उसने पास खींच लिया। उसमें केवल एक रोटी बची थी, मोटी भद्दी और जली। उस रोटी को वह जूठी थाली में रखने जा रही थी कि अचानक उसका ध्यान उसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। अब रोटी भी मोटी थी, जली थी। अब कितनी रोटियां थी, 2-2 रोटियां सबको दी थी। उसके बावजूद भी एक रोटी बची थी 2 लोग के लिए। ये तो एक फैक्ट है कि महिलाएं पुरुषों को खिला देती हैं, अपना खाए ना खाए। इसलिए सबसे ज्यादा बीमारी गांव में, सबसे ज्यादा समस्याएं महिलाओं को होती रही हैं। ये तो समाज की ये कमी है कि उन्होंने महिलाओं का जितना भी अपमान और शोषण किया है, जिसमें पुरुषों ने जितना किया उतना किसी ने नहीं किया है। उसका ध्यान उसारे में सोए प्रमोद की ओर आकर्षित हो गया। उसने लड़के को कुछ देर तक एकटक देखा, फिर रोटी को 2 बार टुकड़ों में विभाजित कर दिया। एक टुकड़े को तो अलग रख दिया और दूसरे टुकड़े को अपनी जूठी थाली में रख लिया। तदुपरांत एक लोटा पानी लेकर खाने बैठ गई। उसने पहला गिलास मुंह में रखा और तब ना मालूम कहाँ से उसकी आंखों से टप टप आंसू चूने लगे। घर की स्थिति खराब है। सारा घर मक्खियों से भन भन कर रहा था। आंगन की अलगनी पर एक गंदी साड़ी टंगी थी, जिसमें पैबंद लगे हुए थे। दोनों बड़े लड़कों का कहीं पता नहीं था। बाहरी कोठरी में मुंशी जी औंधे मुंह होकर निश्चिंता के साथ सो रहे थे, जैसे 1.5 महीने पूर्व मकान किराया नियंत्रण विभाग की क्लर्की से उनकी छटनी ना हुई हो और शाम को उनका उनको काम की तलाश में कहीं जाना ना हो। तो ये कहानी लगभग क्या पूरी खत्म हो गई है। दोपहर का भोजन बहुत शानदार कहानी है। जो इसमें मैंने फैक्ट्स बताए हैं, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ज़्यादा है नहीं, एक पेज में हो जाएगा। बाकी जो इनके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं उस पर मैं थोड़े से ध्यान इधर दिखा देता हूँ। ये इनके उपन्यास हैं।
इनके उपन्यास जो कि हमारे जो भी सिलेबस में राइटर लगे हुए हैं उनकी कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, जो भी महत्वपूर्ण उन्होंने लिखा है उस पे ध्यान देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि क्वेश्चन उन्हीं से आएंगे, उन्हीं तरह से पूछा जा सकता है। अगर दोपहर के भोजन से ऐसे कोई क्वेश्चन आया तो हो सकता है अमरकांत किसी उपन्यास से आ जाए, किसी कहानी से पूछ लें, नहीं तो अन्य किसी एग्जाम में भी आ सकते हैं, जैसे सूखा पत्ता 1959 में, ग्राम सेविका 62 में, कटीली राह के फूल 63 में, सारा आकाश पंक्षी 1967, काले उजले दिन 1969, बीच की दीवार, सुखजीवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं हथियारों से 2003, ये इस उपन्यास की जितनी ख्याति है उतनी किसी की नहीं है। अमरकांत का अगर कोई रचना उपन्यास में पूछी जाएगी तो ये, और सुन्नर पांडे की पतों भी इंपॉर्टेंट है। इन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था इन्हीं हथियारों पर, इसलिए इसकी बहुत ख्याति है। आपको ये बिल्कुल याद करना है, ये नहीं भूलना है। अक्सर किसी न किसी एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, पूछा जाता है। वैसे तो आप सभी उपन्यास नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, लिख लिख के याद कर लीजिएगा, नहीं तो नहीं होता है तो देख लीजिएगा। नहीं तो ये इन्हीं हथियारों से आपको याद करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इनको तो नोट करना ही करना है। अब कुछ उपन्यास के बारे में जो है उसके बारे में थोड़ा सा बताया गया है। अमरकांत के सूखा पत्ता में कृष्ण नामक युवक की प्रेम कहानी का अंकन है। आकाश पक्षी में स्वतंत्र भारत के समाज में व्याप्त अंतर्विरोध का चित्रण है। काले उजले दिन में परिवार की माता की उपस्थिति से नायक के व्यक्तित्व का विघटन दिखाया गया है। बीच की दीवार में स्त्री के अनेक पुरुषों के प्रति आकर्षण की कहानी कही गई है। इन्हीं हथियारों, मैंने कहा था ये इंपॉर्टेंट है, इस पे आपको ध्यान रखना है हर कीमत पे। इन्हीं हथियारों से अमरकांत अमरकांत का सर्वाधिक चर्चित उपन्यास है, इसमें नायक बलिया जनपद का है। आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं कि अमरकांत का जो जन्म हुआ है वो बलिया में हुआ है, इसका जो नायक है वो बलिया जनपद का भी है। उपन्यास भारत छोड़ो आंदोलन 1942 से लेकर स्वतंत्रता प्राप्ति तक बलिया के सामाजिक जीवन का चित्रण हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद करना है, नोट कर लीजिएगा। इन्हीं हथियारों के लिए अमरकांत को 2007 का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। मैंने अभी बताया साहित्य अकादमी अवार्ड मिला है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। इन्हें श्रीलाल शुक्ल के साथ संयुक्त रूप से 2009 के ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मानित किया गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि संयुक्त रूप से दिया गया है 2009 में, और श्रीलाल शुक्ल भी क्योंकि इंपॉर्टेंट है, और अमरकांत भी, इसलिए आपको ध्यान रखना है। इनके जो प्रमुख कहानी संग्रह हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। जिंदगी और जो कि इनकी कहानी एक दुनिया समानांतर में है, जो जिसका संपादन राजेंद्र यादव ने किया था। इम्पोर्टेंट कहानी है, दरअसल प्रेमचंद की कहानी का ही अगला चरण माना जाता है नई कहानी। तो प्रेमचंद की दूध और अ, मंगल की कहानी दूध है, तो उसी का एक अगला चरण है जिंदगी और जो दूध का दाम जो कहानी है, उसी की तरह का एक तरह से अगला चरण है जिंदगी और जो माना जाता है आगे। एग्जैक्टली नहीं है, तो आपको ये याद करना है, देश के लोग, मौत का नगर, मित्र मिलन, अन्य कहानियां, कुहासा, कुहासा इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। बल्कि ज्यादातर एक पेज के नोट्स बनेंगे, आप इनको नोट कर लीजिएगा। ये कहानी समाप्त होती है, प्लस आगे जो मैं इसका मॉक जरूर बनाऊंगा, और आगे भी कहानियां हम लगातार एक सीरीज में कंप्लीट करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, बाय।